नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर। आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सुपरस्टार संजय दत्त साहब की एक फिल्म के बारे में, जिसमें जैकी श्रॉफ भी थे, माधुरी दीक्षित भी थी और इस फिल्म को बनाया था द शोमैन सुभाष घई साहब ने। तो सुभाष घई साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म को रिलीज हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं और इस फिल्म का नाम है खलनायक। जी हाँ दोस्तों, खलनायक। इस फिल्म ने आते ही ब्लॉकबस्टर का तमगा जो है वो हासिल कर लिया था। खलनायक उस साल की सबसे बड़ी जो हिट फिल्में होती हैं उसमें दूसरे नंबर पे फिल्म आई थी। सबसे पहले नंबर पे थी गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें, जिसे डेविड धवन साहब ने बनाया था, और नंबर 2 पर आई थी खलनायक, जिसे सुभाष घई साहब ने बनाया था। ये फिल्म जो है ठीक उसी समय पर आई थी जब संजय दत्त का नाम कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया था। साल 1993 के जब मुंबई के बम विस्फोट हुए थे तो उसमें शामिल होने का जो कथित आरोप संजय दत्त साहब पे लगा था, ये उसी दौरान फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था खलनायक। तो खलनायक फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर हुई थी। ये खास जगह है संजय दत्त के जीवन में इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की ही भूमिका निभाई थी और उनका जो किरदार था वो उस दौर में जो खलनायक के तौर पर लोग उन्हें देख रहे थे, उससे इस फिल्म को बहुत ज्यादा हाइप मिली थी और इसी वजह से निर्देशक ने इस फिल्म का नाम रखा था खलनायक, जिसमें संजय दत्त विलन बने थे। साथ ही उस दौर में रियल लाइफ में भी कई लोग उन्हें खलनायक ही समझने लगे थे और इस फिल्म की शूटिंग के बाद ही संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। इस फिल्म में उनका जो हेयर स्टाइल था, लंबे लंबे बाल वाला, वो बहुत फेमस हुआ था और इसका जो गाना था कि नायक नहीं खलनायक हुआ है, वो बहुत बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था वो गाना। इस फिल्म में गाना था साथियों, जो गाना बहुत विवादों में हुआ। उस गाने के जो बोल थे वो थे चोली के पीछे क्या है, और इस गाने के इन्हीं बोलों को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन उस विवाद के चलते ये गाना बहुत पॉपुलर भी हुआ था। इस फिल्म का निर्देशन करने वाले सुभाष घई साहब ने ये दावा किया था कि इस गाने के कारण ही उनकी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिल पाया था। माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उनके जो बेस्ट डांस नंबर्स हैं उनमें से एक माना जाता है। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने के बोल लिखे थे। आनंद बख्शी साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि सुभाष घई साहब की ऑलमोस्ट ज्यादातर फिल्मों में उस दौर में जितनी भी फिल्में सुभाष घई साहब बनाते थे, उनमें जितने भी गाने लिखे जाते थे वो सब आनंद बख्शी साहब के द्वारा ही लिखे जाते थे। और एक और लकी चार्म मैं आपको बता दूं साथियों कि जितनी भी फिल्मों में आनंद बख्शी साहब ने सुभाष घई साहब के लिए गाने लिखे हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हिट फिल्में हुई हैं। और जब से आनंद बख्शी साहब का इंतकाल हुआ है, उनका स्वर्गवास हुआ है, ये एक इत्तेफाक ही कह लो या लकी चार्म कह लो सुभाष घई साहब के लिए, उसी दिन से सुभाष घई साहब ने हिट फिल्म का मुंह देखना छोड़ दिया है। एक हिट फिल्म को लेकर सुभाष घई साहब तरस गए हैं। जो शोमैन हुआ करते थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, आनंद बख्शी साहब के इंतकाल के बाद उनको एक हिट फिल्म मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। कई साल गुजर गए हैं। उनकी आखिरी जो हिट फिल्म थी वो परदेश, और परदेश के बाद ताल आई थी और ताल फिल्म को रिलीज हुए आप देख लीजिए कितने साल गुजर गए हैं। लेकिन उसके बाद सुभाष घई साहब की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म जो बैक टू बैक उनकी हर साल एक ब्लॉकबस्टर आ जाती थी, लेकिन ताल फिल्म के बाद अभी तक उनकी कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है। तो इसको एक इत्तेफाक कह लो या सुभाष घई साहब का लकी चार्म कह लो कि आनंद बख्शी साहब जब तक थे, जब तक उनकी फिल्मों में गाने लिखते थे, उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी और जब से वो गए हैं तब से नज़ारा कुछ और हो गया है। तो आनंद बख्शी साहब ने जब इस गाने के चोली के पीछे क्या के बोल लिखे थे तो वो गाना जो विवादों का कारण बन गया था, जिसपे लोगों ने प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की थी। लेकिन इन्हीं विवादों के चलते इस फिल्म के जो रिकॉर्ड्स थे, जो कैसेट्स, पहले कैसेट्स चलती थी ऑडियो कैसेट, वो 1 करोड़ के आसपास कैसेट बिकी थी इसी गाने के चलते। और इसी गाने ने इस फिल्म को बहुत बड़ी हिट साबित किया था, सिर्फ एक गाने की वजह से। हालांकि फिल्म का दूसरा जो हॉट पॉइंट था वो ये भी था कि संजय दत्त उसी दौरान जेल भी गए थे और खलनायक फिल्म का नाम था और खलनायक ही उनकी इमेज बन गई थी, इसलिए भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखने में रुचि रख रहे थे 1993 में। एक खास किस्सा और है इस फिल्म का, खलनायक का, कि जब आखिरी का सीन शूट हुआ था तो आखिरी में स्टोरी के हिसाब से ये था कि बल्लू बलराम जो संजय दत्त का चरित्र नेम था इस फिल्म में, उसमें आखिर में संजय दत्त को जेल जाना था
और फिल्म के जब शूटिंग खत्म होने वाली थी तो लास्ट में ही वो फिल्म का जो शेड्यूल था, जेल जाने वाला जो सीन था, वो फिल्माया गया था। सुभाष घई साहब ने कहा कि शूटिंग के आखिरी दिन जब हमने इस फिल्म का ये जो जेल जाने वाला सीन शूट किया था, उन्होंने कोर्ट रूम का जो सीन था, लास्ट में संजय दत्त अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो ये क्लाइमैक्स था इस फिल्म का। उनको जेल हो जाती है और जब ये सीन ख़त्म करके, जब इनको जेल की सज़ा सुनाई जाती है, तो ये सीन ख़त्म करके जब वो वापस अपने घर आए तो रियल में भी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये एक इत्तेफाक ही था इस फिल्म के साथ कि रियल में भी सीन शूट करके जेल जाने का और घर आके भी पता चलता है कि उनको सच में भी जेल ही जाना है। सुभाष घई साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय दत्त जो है उन्हें जेल से पत्र लिखते थे। पहले मोबाइल फ़ोन तो चलते नहीं थे तो लोग पत्र का ही सहारा लेते थे, तो जेल से संजय दत्त सुभाष घई जो फिल्म के निर्देशक है उनको खत लिखते थे और खत में कहते थे कि जो मेरे साथी कैदी हैं, जो मेरे साथ इस जेल में बंद हैं, वो हमेशा उनसे उस गाने को गाने की डिमांड करते हैं जो गाना है कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उस गाने पर लोग वहाँ पर जेल में जो है नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि फिल्मों का ही सहारा होता है जेल के अंदर, और कुछ करने लायक तो कुछ होता नहीं है, लोग एक दूसरे के दुखों को ऐसे ही बांट लेते हैं। तो संजय दत्त जो रियल में फिल्म एक्टर भी थे, तो एक फिल्म एक्टर जब वहाँ पे जेल में गया तो जेल में जो कैदी होते हैं वो तो सब बराबर ही होते हैं कानून के नज़रों में, लेकिन लोग फिर भी उनको एक इम्पोर्टेंस दे रहे थे, एक वैल्यू दे रहे थे और उनसे उस गाने को गाने की हमेशा मांग करते थे कि भाई एक बार वो गाना गाओ, कोई नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो हमेशा संजय दत्त उस गाने पे नाचते थे, गाते थे और लोगों का मनोरंजन जैसा कि वो फिल्मों में करते हैं वैसे ही जेल में अपने जो सहकैदी थे उनके वो मनोरंजन वहाँ पर किया करते थे। फिल्म का जो ये विवादित गाना था चोली के पीछे क्या है, इसको अलका याग्निक और इला अरुण ने मिलकर गाया था। दो आवाज़ें इसमें आप सुनेंगे, तो एक इला अरुण की है और एक अलका याग्निक की है। और ये गीत जो है एक सदाबहार गीत था जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो जोड़ी है, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दो अलग अलग इंसान हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने इस गाने को सुरों में पिरोया था और ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था उस वक्त का। खलनायक फिल्म की जो कहानी है वो एक जेल प्रहरी गंगोत्री देवी यानी कि माधुरी दीक्षित के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अपराधी बलराम प्रसाद उर्फ बल्लू यानी कि संजय दत्त को पकड़ने के लिए एक नर्तकी डांसर के रूप में गुप्त रूप से वो संजय दत्त के गैंग में मिलती है और संजय दत्त को अपने प्यार के झांसे में फंसाती है। और फिर उसका प्लान था कि उसको गिरफ्तार करवाने का उसका प्लान था, क्योंकि उसी की वजह से संजय दत्त जो है जैकी श्रॉफ जिससे माधुरी प्यार करती है फिल्म में, जैकी श्रॉफ के बहुत बदनामी हुई थी क्योंकि उसका जो कैदी था संजय दत्त वो जेल से भाग गया था। तो इसी वजह से माधुरी जो है संजय दत्त को पकड़ने के लिए उसके गैंग में शामिल होती है और उसको फाइनली गिरफ्तार उसको करवाना होता है। तो दोस्तों एक खबर और है इस फिल्म के चलते, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, तो अभी इसी के जो मेकर्स हैं सुभाष घई साहब वो वापस इसका रिटर्न बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। संजू बाबा जो है वो 2 दशक के बाद एक बार फिर से खलनायक के रूप में नजर आने वाले हैं। संजय दत्त खलनायक रिटर्न्स में गैंगस्टर बल्लू बलराम के तौर पर फिर से वापस आएंगे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। इसका निर्माण जो हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्मकार अपने सुभाष घई साहब है, उन्होंने पार्ट 1 बनाया था खलनायक का और वो ही पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म को संजय दत्त जब जेल जाते हैं तो 20 साल की उनको जेल की सज़ा होती है, तो 20 साल के बाद जब बल्लू बलराम जेल से बाहर आएगा तो उसके बाद की जो कहानी है वो इस फिल्म में नज़र आने वाली है। जिस तरीके से गदर 1 में आपने देखा होगा कि सनी देओल साहब का, तारा सिंह का जो बेटा वो छोटा होता है, गदर 2 में वो बेटा बड़ा हो गया है, फिर वो जो कहानी इर्द गिर्द घूमती है बेटे के, तो वो एक पटकथा वहाँ पर नजर आई थी। वैसे ही इस फिल्म में भी 20 साल बाद क्या होने वाला है बल्लू बलराम की लाइफ में, उस कहानी को इस फिल्म में खलनायक रिटर्न्स में पिरोया जाएगा। इस फिल्म की जो कहानी है वो ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है, लिखने के स्टेज में जो, और इसके बाद फिल्म को शूट किया जाएगा सुभाष घई साहब के प्रोडक्शन में। संजय दत्त 2012 में भी करण जौहर की मोस्ट पॉपुलर फिल्म अग्निपथ में विलन का किरदार निभा चुके हैं, जिसका नाम था कांचा चीना। जो ओरिजिनल कांचा चीना डैनी साहब ने निभाया था, उसका जब फिल्म का रीमेक बना था तो पहली फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब थे और दूसरी फिल्म में ऋतिक रोशन विजय दीनानाथ की भूमिका में थे। कांचा चीना जो थे वो पहले डैनी बने थे और डैनी वाला जो किरदार था वो अपने संजू बाबा ने निभाया था और वो कांचा चीना बने थे और एक खूंखार लुक में वो नजर आए थे। उनका वो जो लुक था वो बहुत फेमस भी हुआ था। संजय दत्त यूं तो सदाबहार हीरो रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने अपने जीवन में दी है। साल 1999 में वास्तव फिल्म आई थी जिसमें रघु का जो किरदार था वो उन्होंने निभाया था और बहुत बड़ी हिट वो फिल्म हुई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था वास्तव फिल्म के लिए, और इस फिल्म में भी वो नेगेटिव रोल में ही नजर आए थे। साथियों, संजय दत्त साहब के जो पिता हैं सुनील दत्त साहब, वो भी अपनी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फिल्मों में एक विलन का किरदार उनका होता था, एक डाकू का किरदार होता था और लोग उस डाकू में भी हीरो ही उनको देखते थे
उनको हीरो ही नज़र आता था सुनील दत्त साहब में, डाकू नज़र नहीं आता था, विलन नज़र नहीं आता था। वैसे ही दर्शकों ने संजय दत्त साहब को भी वही प्यार दिया जो सुनील दत्त साहब को दिया करते थे। और संजय दत्त साहब भी जब विलन की भूमिका में आते हैं तो लोगों को विलन नज़र नहीं आते बल्कि अपना हीरो नज़र आता है संजय दत्त के उस हर एक किरदार में, चाहे वो वास्तव हो या खलनायक हो। इसके अलावा संजय दत्त ने और भी कई फिल्में हिट दिया, जैसे मुन्ना भाई 1, मुन्ना भाई 2 है, अग्निपथ, खलनायक और आपका सड़क है, नाम है, विधाता है। इन सब में जो भी किरदार संजय दत्त ने निभाए थे वो सब दर्शकों ने पसंद किए हैं। इसके अलावा कांटे फिल्म आई थी, कांटे में भी जो अज्जू का किरदार था वो संजय दत्त का मोस्ट पॉपुलर किरदार था। इसके बाद 2004 में आई थी मुसाफिर फिल्म, जिसमें बिल्ला की भूमिका संजय दत्त ने निभाई थी। तो ये सारे किरदार जो है सब नेगेटिव शेड लिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक हीरो से ज़्यादा संजय दत्त को लाइक करते थे। ये अपना एक चार्म है संजू बाबा का, जो उन्होंने उनकी पहली फिल्म रॉकी से लेकर आज तक वो बरकरार रखे हुए हैं। अपना जो चार्म है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है हिंदुस्तान में, जो हमेशा उनकी फिल्मों का इंतज़ार करती रहती है। एक किस्सा और था संजय दत्त की फिल्म थानेदार का, जिसमें तम्मा तम्मा जो गाना था वो संजय दत्त को करना था, लेकिन संजय दत्त ने बताया कि यार मुझे तो डांस आता ही नहीं है। डायरेक्टर ने बोला यार फिल्म में गाना है और गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है, इसमें तुम्हें डांस तो करना ही पड़ेगा। तो संजय दत्त साहब जो घंटों उस गाने पर रिहर्सल करते थे, क्योंकि साथ में थी माधुरी दीक्षित, और माधुरी दीक्षित तो डांस का इतना बड़ा नाम है कि उनसे बड़ा डांसर मुझे तो लगता नहीं कि इंडस्ट्री में कोई आया है। इतनी बेहतरीन अदाकारा है, इतनी बेहतरीन डांसर है माधुरी दीक्षित जी। तो आप देखेंगे जब तम्मा तम्मा गाने को, तो संजय दत्त बहुत ही हेजिटेट फील कर रहे हैं उस गाने में, लेकिन माधुरी के हर एक स्टेप जो है वो कमाल के हैं। वैसे ही एक गाना आपने और देखा होगा के सरा सरा सरा, अनिल कपूर की फिल्म थी पुकार, उसमें एक बहुत बड़ा हिट गाना था, उसमें भी माधुरी ने बहुत बेहतरीन डांस किया है। तो सेम डांस तम्मा तम्मा में भी देखने को मिलेगा माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का, लेकिन संजय दत्त अपने स्टेप बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे हैं, लेकिन माधुरी तो गजब है। माधुरी ने कमाल किया था उस गाने में। आपको मैं बता दूं साथियों कि उस दौर में 90s के दौर में संजय दत्त और माधुरी के अफेयर के जो किस्से हैं वो बहुत हर अखबार की हर खबर की सुर्खियों में रहा करते थे। साधन फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके अफेयर के चर्चे जो है वो दिन रात सुनने को मिलते। दोनों की शादी की खबरें भी उस वक्त बहुत जोर पकड़ रही थी, लेकिन जब संजय दत्त का नाम कथित तौर पर मुंबई के जो ब्लास्ट थे उनमें आया, उसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बना ली थी। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने कभी संजय दत्त के साथ काम नहीं किया, लेकिन 21 साल के बाद दोनों फिल्म कलंक में नजर आए थे, जो करण जौहर ने बनाई थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का जो अफेयर है वो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब संजय दत्त की बायोग्राफी बन रही थी, जिसे राजकुमार हिरानी साहब ने बनाया था संजू के नाम से, जिसमें रणवीर कपूर ने संजय दत्त का जो किरदार है वो निभाया था, लेकिन उसमें उस फिल्म में कहीं भी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का जो अफेयर है उसकी चर्चा उस फिल्म में कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। कहा जाता है कि फिल्म के जो डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी साहब, उन्होंने इस अफेयर का जिक्र फिल्म में किया भी था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो पोर्शन है संजय दत्त का और माधुरी का जो अफेयर वाला जो पोर्शन है ये प्लीज़ आप फिल्म से हटा दीजिए। माधुरी के मना करने के बाद भी हिरानी साहब ने एक बहुत छोटा सा रेफरेंस माधुरी का रखा था, लेकिन फिर माधुरी ने फ़ोन करके राजकुमार हिरानी साहब को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये वाला जो पोर्शन भी आपने रखा है इसको भी आप फिल्म से हटाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद राजकुमार हिरानी साहब ने डिसीजन लिया कि भाई जो माधुरी वाला जो पूरा पोर्शन है वो मैं हटा ही दूंगा, उसको फिल्म में मैं नहीं रखूँगा। तो ये एक जो डिसीजन था जो राजकुमार हिरानी साहब ने संजू फिल्म के लिए लिया था। संजू फिल्म में संजय दत्त का ऑलमोस्ट जितने भी जीवन के उनके किस्से हैं वो सब थे, लेकिन माधुरी वाला जो किस्सा था वो उस फिल्म में नहीं रखा गया था। माधुरी दीक्षित उसके बाद शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उनके जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है, राम नेने उनका नाम है, और उनके 2 बच्चे भी हैं और हंसी खुशी उनका परिवार चल रहा है। तो साथियों ये था फिल्म खलनायक से जुड़े किस्सा, जिसमें एक गाने ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा था, विवाद पकड़ा था। उसी गाने की वजह से इस फिल्म को जो नेशनल अवार्ड मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, लेकिन फिल्म जो है साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में नंबर 2 पर थी साल 1993 में। संजय दत्त का नाम पहले से भी बहुत बड़ा हिट नाम है, आज भी वो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। तो हम दुआ करेंगे कि संजय दत्त साहब भी अपने पिता सुनील दत्त साहब की तरह एक बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दे, यही कामना हम करते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहेगी, और इसी तरह से आपका और हमारा जो रिश्ता है वो आगे तक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद।